रॉबर्ट साउथी 1774 टू 1843। रॉबर्ट साउथी का ये टाइमिंग है 1774 से लेके 1843 तक। ही वॉज बॉर्न इन ब्रिस्टल। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल में हुआ था। ओके, इंग्लैंड। ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड में है। ही वॉज द सन ऑफ ड्रैपर। वो एक ड्रैपर, ड्रैपर मीन्स होता है क्या डियर? बजाज। बजाज का मतलब कौन होता है? जो कपड़े की दुकान पे बैठने वाला व्यक्ति होता है, यानी कपड़े का व्यापारी बजाज कहलाता है। वो एक बजाज के पुत्र थे। एजुकेटेड एट विंस्टर स्कूल एट बलियल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला वेस्टमिंस्टर स्कूल। वेस्टमिंस्टर में स्कूल है, एट बलियल कॉलेज। वेस्टमिंस्टर स्कूल और बलियल कॉलेज में उनको शिक्षा प्राप्त हुई। सेकंड पॉइंट में, ही वॉज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1813 टू 1843, यानी दिस इज द टाइमिंग। कब? 1813 से 1843 तक रॉबर्ट साउथी जो थे वो इंग्लैंड के क्या थे? पोएट लॉरिएट। पोएट लॉरिएट का मतलब होता है राष्ट्रकवि थे। सम ऑफ हिज शॉर्ट पोएम्स लाइक स्कॉलर, द बैटल ऑफ ब्लथिम, बिशप हट्टू, द इंचकेप रॉक are very famous, very popular with the school children। अर्थात ये रॉबर्ट साउथी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें कि द स्कॉलर है, द बैटल रेज्यूम है, बिशप हट्टू है, इंचकेप रॉक है। और ये सारी रचनाएं सबसे ज्यादा पसंद किसने किया? स्कूली चिल्ड्रन ने इनकी रचनाओं को पसंद किया। नेक्स्ट, द इंचकेप रॉक इज अ बैलेड। इंचकेप रॉक जो है वो एक शोक गीत है, बैलेड है। ओके, इट इज द स्टोरी ऑफ 14th सेंचुरी। ये कब की कहानी है? 14वीं शताब्दी की कहानी है। अटेम्प्ट बाय द अबॉट ऑफ अवरथॉप टू इंस्टॉल ए वार्निंग बेल ऑन इंचकेप। अर्थात इंचकेप एक रॉक है, चट्टान है, जहां पे जो कि कहाँ पे पाया जाता है? समुद्र के अंदर है। अब कहाँ पे है वो बताया जाएगा। एबॉट एब्स्ट्रॉक इसमें एक करेक्टर हैं जो कि प्रीस्ट हैं। उन्होंने इस चट्टान पर, इंचकेप पर जो है वो उन्होंने एक बेल लगाया है जो कि आने जाने वाले यात्रियों को मदद करता है, अर्थात उनको डायरेक्शन देता है कहाँ पे खतरा है। ओके, इंचकेप, अब यहाँ पे दी दिया वार्निंग ए बेल इंचकेप ए नोटोरियस सैंडस्टोन रिलीफ अबाउट। अब नोटोरियस का मतलब क्या होता है उसको आप नोट कर लीजिए। बदनाम, अर्थात बदनाम का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे व्यक्ति को नुकसान होता है। सैंडस्टोन मतलब होता है बालू का पत्थर, यानी बालू के कण से द्वारा बना हुआ पत्थर, अर्थात सैंड जो स्टोन बन गया हो। ओके, रीफ अबाउट 11 माइल्स। रीफ मतलब यहाँ पे होता है पाल या समेटना, अर्थात जो कि समेटा हुआ है लगभग कितने एरिया में? अबाउट 11 माइल्स, लगभग 11 मील दूरी, मतलब 18 किलोमीटर अंदर है। कहाँ पे? समुद्र के अंदर है। अब वो समुद्र का प्लेस कहाँ है? ईस्ट कोस्ट ऑफ एंगस। ये है समुद्री एरिया। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। और स्कॉटलैंड के किधर पे? डोंडी एंड फिफी, ये प्लेस का नाम है। उस स्थान पर ये इंचकेप रॉक है जो कि 14 किलोमीटर 18 किलोमीटर समुद्र के अंदर है। ऑक्युपाइड बाय द बेल रॉक लाइट हाउस, और वहां पे एक बेल लगाया गया है उस चट्टान के ऊपर, और जो कि क्या कार्य कर रहा है? लाइट हाउस का, एक इंडिकेटर का कार्य कर रहा है। किसके लिए? आने जाने वाली जहाजों के लिए। ओके, नेक्स्ट लास्ट पैसेज में, साउथी वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ ए पायरेट हु रिमूव्ड द बेल ऑन द escape rock placed by the abbot of Aberystwyth। ओके, ब्रॉथऑप। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? साउथी जो है वो प्रभावित हुए हैं बाय द लीजेंडरी स्टोरी। लीजेंडरी मतलब यहाँ पे होता है एक पौराणिक कथाओं के रूप में जाने जाने वाले, उन पौराणिक कथाओं में क्या है? स्टोरी ऑफ पायरेट। पायरेट वो होता है जिसको कि समुद्री लुटेरा कहते हैं।
अर्थात समुद्री लुटेरे की कहानी से वो काफी प्रभावित हैं। हु रिमूव द वेल, जिसने उस घंटी को हटा दिया। कौन? जिस घंटी को एबर्ट ब्रॉथॉक ने इंचकेप रॉक पर लगाया था एक इंडिकेटर के रूप में, उस बेल को किसने हटा दिया? एक पायरेट मतलब समुद्री लुटेरा। अभी उसका नाम आपको मिलेगा। उस लुटेरे का नाम है रॉल्फ। ओके, क्या नाम है? सर रॉल्फ द रोवर। नेक्स्ट पॉइंट, द पोएम गिव्स अस अ मैसेज। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में आप ध्यान देना, क्या बताया जा रहा है कि इस कविता में हमको एक संदेश देता है, दैट दोज हु डू रॉन्ग, जो व्यक्ति गलत करता है, विल मीट विद द ड्यू पनिशमेंट, उसको भी उस गलती का दंड जरूर मिलता है। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट रॉबर्ट साउथी ने अपनी कविता में रिप्रेजेंट किया है। स्पेशली उन्होंने ये नीचे की लाइन से हम सबको इंडिकेट किया है कि इन लाइन से ये रिप्रेजेंट होता है कि जैसी करनी, जैसे कि अभी मैंने आपको इस पोएम में कुछ प्रोवर्ब्स मिलेंगे, अर्थात स्टोरी में आपके आइस ब्रेकर्स में, तो उसमें प्रोवर्ब्स में ये बताया गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अर्थात कहानी में क्या है कि एक समुद्री लुटेरा है जो कि इंचकीप रॉक पर लगाया गया बेल कट कर देता है, और फिर उस बेल के कट करने के पश्चात वह समुद्र में रास्ता भूल जाता है और उसका वो दंड का भागीदार बनता है। अर्थात वो उसी चट्टान में, जिस चट्टान से बचने के लिए वो बेल लगाया गया था, वो उसी चट्टान से जाके टकरा जाता है और उसका समुद्री जहाज डूब जाता है। ओके डियर, चलिए देखते हैं पोएम की तरफ। ओके डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंच केप रॉक। फर्स्ट स्टेंजा में आपको बताया जा रहा है, फर्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, नो स्टिर इन द एयर, हवाओं में हलचल नहीं, नो स्टिर इन द सी, समुद्र में कोई हलचल नहीं, द शिप वॉज एज स्टिल एज सी कुड बी, समुद्र इतना शांत है जैसा कि उसको होना चाहिए। यानी जिस तरह से समुद्र एक गंभीरता का प्रतीक है, ठीक उसी तरह से समुद्र जो है एकदम शांत है। अब यहाँ पे आप देखिए तो किसका एज और एज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आपका बनता है सिमिली। ओके, यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर इट? अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बताया जाए, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, अर्थात स्वर्ग से अर्थात आसमान से भी किसी भी प्रकार की हलचल नजर नहीं आ रही है। हर कील वॉज स्टडी इन द ओशियन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कील। कील का मतलब होता है, आप जहाज देखे होंगे या नाव देखे होंगे तो पानी के अंदर का भाग नुकीला जैसा बना रहता है और जो कि नाव के बैलेंस को बना करके रखता है। मैं वीडियो के अंत में वो चीज आपको दिखाऊंगा कि कील किसको कहते हैं। ओके, वॉज स्टडी इन द ओशियन, अर्थात कहने का मतलब जहाज का निचले का हिस्सा जो है वो एकदम शांत स्थिर पड़ा हुआ है। ओके, और धीरे धीरे जहाज गति में चल रही है। नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा, विदाउट आइदर शाइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एकदम शांत तौर पर एक सदमे की तरह, अर्थात एकदम साइलेंट मोड में, बिना किसी आवाज के या बिना किसी प्रतीक के, द वेव्स फ्लोट ओवर द इंचकेप रॉक, अर्थात लहरें जो हैं, समुद्र की लहरें जो है वो इंचकेप रॉक के ऊपर बह रही है, मतलब फ्लोट हो रही है। कहने का मतलब समुद्र में इतना बाढ़ आ गया है उस ओशियन में कि वो इंचकेप रॉक को डुबो दिया है। ओके, इंचकेप रॉक के ऊपर से पानी बह रहा है। शो
आगे, शो लिटिल दे रोज, शो लिटिल दे फेल, इसलिए वो धीरे धीरे मध्यम गति में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दे डिड नॉट मूव द इंच के बेल, दे डिड नॉट मूव द इंच के बेल, वे इंच के रॉक पर लगाया गया बेल जो है वो उसको क्या नहीं कर रहे हैं, मूव, अर्थात वो हिल नहीं रहा है, अर्थात देयर इज नो साइन ऑफ द मोशन। नेक्स्ट, थर्ड स्टैंजा में देखिए, the abbot of Aberbrothock had placed that well on the Inchcape Rock. On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है, अबॉट, अबॉट यहाँ पे एक करेक्टर का नाम है जो कि यहाँ पे उसका मीनिंग दिया गया है, वो आप देखिए क्या बताया जा रहा है, हेड ऑफ अबे मॉन्क्स, अबे मतलब अ बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स और नन्स लिव और यूज टू लिव, अर्थात जहाँ पे नन्स वगैरह रहते हैं या मॉन्क्स और नन्स पादरी लोग रहते हैं, वो प्लेस का नाम है। और उस चर्च में या उस प्लेस पर कौन रह रहा है, एक करेक्टर है जिसका नाम है एबर्ट ब्रथॉक, ठीक, वो प्रीस्ट है। उसने क्या किया था कि इंच केप रॉक पर, इंच केप रॉक पे क्या किया था, बेल लगाया था, किसके लिए, इंडिकेटर के लिए। ऑन ए बॉय, अब बॉय का मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, एक तैरता हुआ वस्तु है जो कि तूफान में तैरता रहता है, और एंड स्वंग, और हवा में वो हिलता रहता है, एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रन, और यहाँ तक कि जब लहरें ऊपर, इंच के रॉक के ऊपर से लहरें बहती हैं तब भी वह रिंगिंग करता रहता है, और उस रिंगिंग के माध्यम से वह आने जाने वाली जहाजों को वार्निंग देता रहता है, चेतावनी देता रहता है कि मतलब डोंट ट्राई टू कम ऑन दिस वे बिकॉज हियर इज डेंजर। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए जो कि आपका फोर्थ स्टैंजा है, व्हेन द रॉक वाज hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothok। मीन्स जब चट्टान जो है पूर्ण रूपेण किसके द्वारा, लहरों के द्वारा छिप जाती है, शर्ज स्वेल, अब यहाँ पे सडन, अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये दिया गया है, आप यहाँ पे देखिए ये वाला है, सडन एंड ग्रेट राइज इन द लेवल ऑफ द सी, अर्थात अचानक जोर में या अचानक सा समुद्र का लेवल बढ़ जाना। द मैरिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, अर्थात समुद्र की लहर, मतलब समुद्र की लहर तेज हो गई है और पानी जो है उस इंच के रॉक को डुबो दिया है। इसके बावजूद भी मैरिनर्स जो होते हैं, जहाज में कार्य करने वाले, अर्थात समुद्री छोर पे कार्य करने वाले, उस वार्निंग बेल को फिर भी सुनते रहते हैं, अर्थात फिर भी वो बेल रिंग करता है। एंड देन दे न्यू द पेरियर्स रॉक, और वो फिर जान जाते हैं, हाँ, वन द बेल रिंग, जब घंटी की आवाज आती है इंच के रॉक के डूब जाने के बाद, फिर भी उनको ये पता चल जाता है कि यह खतरनाक, डेंजरस, पेरिलियस मतलब डेंजरस, यह डेंजरस रॉक जो है यहाँ पर विद्यमान है, और उस खतरे से वो बच जाते हैं, अर्थात उनकी जहाजें उस चट्टान से टकराती नहीं है। एंड ब्लेस द अबॉट ऑफ अबर्ट ब्रथॉक, और इस कार्य के लिए उन्हों वो आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस्ड करते हैं, किसको, अबॉट, उस अबॉट नामक प्लेस के पादरी यानी चर्च के पादरी को, जिसका की नाम है अबरब्रथॉक, उनको धन्यवाद देते हैं उनके कार्य के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा, द सन इन हेवन वाज शाइनिंग ए, यहाँ पे एक समय का वर्णन किया जा रहा है कि सूरज जो है आसमान में अपनी किरणों को बिखेर रहा है। ऑल थिंग्स वेर जॉयफुल ऑन दैट डे, उस दिन सारी की सारी चीजें आनंदपूर्ण
पूर्ण नजर आ रही हैं। द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? व्हील्ड अराउंड, समुद्री पक्षी जो है वो चहचहा रहे हैं, तेजी से चीख रहे हैं, जैसे कि दे व्हील्ड अराउंड। अब यहाँ पे व्हील्ड अराउंड का मतलब क्या होता है, ये आपको फाइंड होना है, करना है। तो यहाँ व्हील्ड अराउंड का मतलब होता है इंजॉय, आनंद से वशीभूत होना, यानी आनंदित होना, यानी वो उस चिल्लाहट में अपने आनंद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑलरेडी आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट, एंड देयर वाज जॉयंस इन देयर साउंड, और उनकी चीखने की आवाजों में भी क्या नजर आ रहा है, क्या सुना समझ में आ रहा है? आनंद ही आनंद समझ में आ रहा है, कि अर्थात वे आनंद के साथ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। द बॉय of the Inchcape Rock well was seen, a darker speck on the ocean green. Sherolf the rover walked the step, and he fixed his eye on the darker speck. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अब ये बॉय का मतलब, जो कि आपको पहले ही बताया गया है कि तैरते रहना या उत्साह बढ़ाने वाला। द इंचकेप रॉक का बेल जो है वो दिखाई दे रहा है, एंड अ डार्कर स्पेक, अ डार्कर स्पेक, स्पेक मतलब एक छोटे से काले बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है, अर्थात वो इंचकेप रॉक पर लगा हुआ बेल दूर से कैसा नजर आ रहा है, जैसे कि मानो कि हरे रंग के समुद्र में, वो ग्रीन ओशियन यहाँ दिया गया ना, तो हरे रंग के समुद्र में एक काले रंग का डॉट नजर आ रहा है। सर रॉल्फ रोवर यहाँ पे एक करेक्टर का नाम है, और ये करेक्टर कौन है? ये यहाँ पे दिया गया है सी पायरेट। सी पायरेट मतलब समुद्री लुटेरा। ये कौन है पायरेट? समुद्री लुटेरा है। वॉक हिज डेक, वो अपने जहाज की डेक पे अर्थात आगे के हिस्से पे आता है। एंड फिक्स्ड हिज आई, और अपनी आंख को वो गड़ा लेता है ऑन द डार्कर स्पेक, अर्थात उस डार्कर स्पेक पर। डार्कर स्पेक, स्पेक मतलब मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया था? छोटे बिंदु पर वो अपनी निगाह गड़ा लेता है। कौन? सर राल्फ द रोवर, जो कि समुद्री लुटेरा है। नेक्स्ट स्टैंजा। ही फेल्ट द चीरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे वसंत ऋतु के उस आनंद का वो अनुभव करता है। इट मेड हिम विशल, और जिसके माध्यम से अर्थात उस आनंद में वह इतना वशीभूत होता है कि उसके मुंह से सीटी निकलती है और सीटी करता है। इट मेड हिम सिंग, और वह मौसम उसको गाने के लिए भी प्रेरित करता है। हिज हार्ट वॉज मिर्थफुल टू एक्सेस, और उसका हृदय जो है वो कैसा हो रहा है? मिर्थफुल हो रहा है। अब यहाँ पे मिर्थफुल मतलब एकदम आनंद से वशीभूत हो जाना, अर्थात वह अपने हृदय की वेदना को, अर्थात अपने हृदय के आनंद को वो रिप्रेजेंट करता है। बट द रोवर्स मिर्थ वाज वीकनेस, लेकिन उनके रोवर के जो मिर्थनेस है, अर्थात जो आनंद है, उस आनंद में क्या दिख रहा है? विकेडनेस। विकेडनेस मतलब क्रूरता भी नजर आ रही है। ऑलरेडी वो खुश तो है, पर उसकी खुशी में भी क्रूरता अर्थात कुछ गलत करने के इरादे पनप रहे थे। नेक्स्ट स्टैंजा, आगे क्या कर रहे हैं? हिज आईज, ही हिज आई वॉज ऑन द इंच के फ्लोर, अर्थात उसकी निगाहें जो है उस इंच के रॉक पर टिकी हुई है, जहां पे क्या तैर रहा है? वो बेल लटक रहा है। कोथी, कोथी, कोथ का मतलब होता है यहाँ पे सेड, कोथ का मतलब यहाँ पे दिया गया है सेड, सेड मतलब कहना। कोथी, माई मैन पुच आउट द बोट, अय मेरे आदमियों क्या करो? बोट निकालो, नाव निकालो, अर्थात बड़ी जहाज के साथ छोटी छोटी नाव भी रहती है, जिसके सहारे वो लोग और भी कार्य करते हैं। नाव निकालो। एंड रो मी टू द इंचकेप रॉक, और मुझे ले चलो कहाँ पे? इंचकेप रॉक की तरफ। एंड आई विल प्लग द अबॉट अप अबर्ड ब्रथॉग। अब प्लग का मतलब क्या दिया गया है? कॉज पेन और ट्रबल, मैं किसको
इस करेक्टर को दुख देना चाहता हूं। इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, मैं एबॉट ऑफ अबरथ्रॉक को दुख देना चाहता हूं, अर्थात आई वॉन्ट टू डू समथिंग विद द बेल which is already hanging on near the Inchcape Rock, up over the Inchcape Rock. Okay. Next stanza. The boat is lowered. The boatman row. जहाज नाव को उतारा जाता है। द बोटमैन रो, नाव खेने वाला व्यक्ति, नाविक जो है वो जहाज को खे के आगे की तरफ ले जाता है। एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो, और वे इंचकेप रॉक की तरफ जाते हैं। आगे क्या होता है, सर रॉल्फ वेंट ओवर फ्रॉम द बोट। सर रॉल्फ जो है नाव से उतरते हैं अर्थात झुकते हैं। एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लॉट, और इंचकेप रॉक पर लटकने वाला या वहां पे तैरने वाला उस बेल को वो काट देते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा जो स्टेंजा के ऊपर दिया गया है, जो कि फोर्थ स्टेंजा के ऊपर फिगर दिया गया है, ठीक वही कंडीशन होता है। नेक्स्ट आगे क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट स्टैंजा, डाउन शंक द बेल विथ ए गर्गलिंग साउंड। जब राल्फ ने उस बेल को, इंचकेप रॉक पे लगे हुए बेल को कट कर देता है, तो वह बेल जो है समुद्र में गिर जाता है और गर्गलिंग साउंड करते हुए, अर्थात पानी में गिरने की बाद डुब डुब की आवाज करते हुए नीचे चला जाता है। द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। बबल्स मतलब बुलबुले, पानी के बुलबुले उठने लगते हैं। एंड बर्स्ट अराउंड, और चारों तरफ से क्या हो जाता है, बर्स्ट, एक झपकी आवाज आती है। कोच सर राल्फ, राल्फ कहते हैं, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक, जो व्यक्ति अब इस इंचकेप रॉक पे आएगा, ओंट ब्लेस द अबॉट ऑफ अबरथ्रॉक, वह व्यक्ति फिर से किसको, इस व्यक्ति को ब्लेस नहीं करेगा, अर्थात एवरी पर्सन विल फॉरगेट अबाउट द अबॉट ऑफ द अबरथ्रॉक, अर्थात हर व्यक्ति, अर्थात जो भी व्यक्ति अब इस इंचकेप रॉक की तरफ आएगा, वह इस पादरी को या इस क्राइस्ट को क्या करेगा, आशीर्वाद नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट में देखिए, सर रॉल्फ द रोवर सेल्ड अवे। सर रॉल्फ रोवर बेल को कट करने के बाद आगे निकल जाते हैं। ही स्कर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे, और वो समुद्र के अंदर कई दिनों तक गोता लगाते रहते हैं, अर्थात कई दिनों तक वो इधर उधर स्वतंत्र रूप में उत्तेजित खुशहाल घूमते रहते हैं। आई नाउ ग्रो रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, और वो समुद्र में लूटपाट करके ढेर सारा धन दौलत और सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ही स्टीयर्स हिज कोर्स ऑफ स्कॉटलैंड शोर, और फिर क्या होता है, ही स्टीयर्स, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, वो फिर से स्टीयर्स होते हैं, मतलब अपने द्वारा इस कलेक्ट किए गए धन को लेकर के वो फिर से स्कॉटलैंड के किनारे की तरफ जाने लगते हैं। शोथिक, नेक्स्ट, शोथिक a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high, the wind hath blown a gale all day, at evening it had died away। अब यहाँ पे इस स्टैंजा में बहुत ही उम्दा बात कही गई है, जहां से एक टर्निंग पॉइंट होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शोथिक, मोटा सा, एहेज, धुंधला दिखने वाला, अर्थात जैसे कि वो नहीं होता है कोहरा जैसा पड़ जाए, अर्थात समुद्र में एकदम कोहरा सा जैसे पड़ गया है। ओवर द स्काई, ओवर स्प्रेड्स द स्काई, पूरे आसमान में फैल कर गया है, अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई, ऊपर चमकते हुए सूरज को वो लोग नहीं देख पाते हैं। द विंड हैड ब्लोन अ गेल ऑल डे, पूरा दिन जो है जोर का तूफान बहता है। गेल मतलब होता है जोर का तूफान बहना, बहता है। एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे, और शाम के समय में क्या हो जाता है, डाइड अवे। डाइड अवे मतलब खत्म हो जाता है, अर्थात वह तूफान थम जाता है।
नेक्स्ट, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। डेक पे जो है मनी, कहाँ पे, जहाज पर रोवर खड़ा होता है। शो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। इतना अंधेरा रहता है कि उसको दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती है। कोच सर रॉल्फ, सर रॉल्फ कहते हैं इट विल बी राइट लाइटर सून, शीघ्र ही प्रकाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर देयर इज टर्न ऑफ द राइजिंग मून, क्योंकि चंद्रमा के उदय होने का समय आ गया है, और चंद्रमा का उदय हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देखो, मून को बनाया गया है, अर्थात रात हो चुकी है और चंद्रमा के उदय होने का समय आ गया है। नेक्स्ट पैरा स्टैंजा में यहाँ पे देखिए, कांस्ट हियर सेड वन, एक व्यक्ति उसमें से, उस जहाज का में से एक कर्मचारी या एक व्यक्ति कहता है कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। द ब्रेकर्स रोअर, और टूटने की आवाज आ रही है, अर्थात चट्टानों पे भिड़ने की आवाजें आ रही है। फॉर मेथिंग्स वी शुड बी नियर द शोर, शायद, मेथिंग्स इट सीम्स, ऐसा लगता है या मैं सोचता हूं कि हम सब लगभग समुद्री किनारे पे आ चुके हैं। नाउ वेयर वी आर आई कांट टेल, मैं कहाँ हूँ ये मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज विजिबल नजर नहीं आ रहा है। बट आई विश, लेकिन मेरी इच्छा है, आई कुड हियर द इंच के बेल, कि शायद मुझे इंच के, मेरी इच्छा है कि काश मुझे इंच के रॉक का बेल सुनाई देता। अब यहाँ पे जो चीज किए थे उस चीज को, उस बेल को तो काट के आए हैं, वो बेल बज नहीं रहा है, जो कि पानी के अंदर डूब गया है। अब उस चीज को वो लोग रिमाइंड कर रहे हैं कि काश वो इंचकेप रॉक का बेल बजता तो हम लोग अंदाजा लगा लेते कि किस दिशा में जा रहे हैं। तो डियर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उस टाइम में बेल के सहारे जहाज का की दिशा का निर्देशन होता था। आज आपके पास कंपास है, इंडिकेटर है, लाइट के माध्यम से, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आप जहाज के को इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके, जिसके माध्यम से हमें आपको जानकारी मिलती है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, दे हियर नो साउंड, उनको कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। द स्वेल इज स्ट्रांग, और तूफान मतलब लहर तेज हो जाती है। दो द विंड हैड फॉलन दे ड्रिफ्ट अलोंग, और हवा जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। दे ड्रिफ्ट अलोंग, और वो धीरे धीरे, ड्रिफ्ट मतलब मूविंग स्लोली, यहाँ पे दिया गया मीनिंग, और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। टिल द वेसल स्ट्राइक्स विथ ए शिवरिंग शॉक, अचानक जो है जहाज, वेसल दूसरी मीनिंग है जो कि शिप का ही मीनिंग है। जहाज जो है अचानक किसी अ, चट्टान से टकरा जाती है। ओ क्राइस्ट इट्स ए एस्केप रॉक, ओ क्रिस्ट, अर्थात वह अपने दर्द को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। कौन? रॉल्फ, सर रॉल्फ, और कहता है कि शायद ये इंचकेप रॉक है जिससे मेरी जहाज टकरा गई है। नेक्स्ट स्टैंजा, सर रॉल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, और जहाज के टकराने के बाद सर रॉल्फ रोवर जो है वो अपने बाल को जोर से गुस्से में खींचते हैं। ही कर्स हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, और वो अपने आप को अभिशापित करते हैं। किस रूप में? कर्स्ड, अपने को अभिशापित करते हैं, कोसते हैं। डिस्पेयर, उस निराशा में। आगे क्या कर रहे हैं? द वेव्स रश इन एवरी साइड, चारों तरफ से यानी हर तरफ से लहरें जोर जोर से उठने लगती हैं। द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और जहाज जो है वह उस ज्वार भाटा में नीचे डूब जाता है, अर्थात ज्वार भाटा जो की आती है उस बाढ़ में वो कौन? वह जहाज इंचकेप रॉक से टकराने के पश्चात जहाज किसका? सर रॉल्फ का जहाज डूब जाता है। नेक्स्ट, he cursed himself in despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide.
लास्ट स्टैंजा देखिए, बट इवन इन हिज डाइंग फियर, अब उसका भय जो है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर, और एक भयानक आवाज जो है रोवर को, राल्फ रोवर को सुनाई देता है। अ साउंड एज इफ विद द इंच के बेल, और वो आवाज ऐसी आवाज थी जैसे कि इंच के रॉक पर लगा हुआ बेल की आवाज जैसे बजती थी। द डेविल्स ब्लू वॉज रिंगिंग हिज नेल, अब यहाँ पे उस समय तो बेल तो है नहीं, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बेल नहीं लटका हुआ है, बेल कट गया है और यहाँ दिखाया जा रहा है जहाज डूब रहा है। ओके, फिर भी यहाँ पे बेल के बजने की आवाज आ रही है, तो कौन सा साउंड यहाँ पे सुनाई दे रहा है? इंच के बेल के घंटी जिस तरह से बजती थी, ठीक वही आवाज, वही प्रतिध्वनि किसके, रोवर के ही कानों में गूंजता है। और वो आवाज बज रहा कहाँ से रही है? द डेविल, जैसे कि कोई ईश्वरीय शक्ति उस बेल को बजा रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि बिलो was ringing his knell, कि जैसे कि तुम्हारे अंतिम समय का, अब नेल मतलब होता है पार्टी, तुम्हारे अंतिम समय, तुम्हारी विदाई का समय आ गया है। अर्थात गिरजाघर में जो है वो बेल बजता है। कौन सा बेल बजता है? जब किसी के मर जाने की आवाज खबर आती है, तब वहां पे कंडोलेंस के लिए एक बेल बजाया जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे रॉल्फ रोवर की डेड की सिचुएशन आ गई है, वो मरने वाला है और उसके कानों में वह प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है जो गिरजाघर में या चर्च में बजती है। डियर, आशा करते हैं कि यह आपके समझ में परफेक्टली आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में।